तो मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कल हमने मैट्रिक्स का इस एडिशन देखा था सबसे पहले, दो मैट्रिक्स का, फिर एक मैट्राइस का एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा था एक स्केलर के साथ। अब दो विभिन्न मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात याद रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी अन्य मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। कुछ कंडीशन अप्लाइड होती है। वो कंडीशन अप्लाइड कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में एक कॉन्टेक्चुअल मेमोरी बनेगी। जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर 1 2 3 एक मैट्रिक्स लिखी और यहाँ पे हमें इसको किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ऑपरेशन कैसा लगता है? ऑपरेशन लगता है कि पहले वाले की रो उठाएंगे अपन और दूसरे वाले का कॉलम उठाने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ रोज थे कितने, 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए? अच्छा, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग एग्जाम, मतलब नंबर ऑफ रोज अपन इसमें कर देते हैं 3 कर देते हैं और कॉलम 2 कर देते हैं, तो थोड़ा अच्छे समझ आएगा। स्क्वायर में फिर वो 3 ही 3 रहते हैं उसमें। तो अब देखो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये दिस इज 2/3। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है अगली मैट्रिक्स से, यानी कि इसका रो उठाना है और अगले वाले का कॉलम उठाना है। तो अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके कॉलम वाइज 2 एलिमेंट्स होने चाहिए ना, जैसे यहाँ पे पी क्यू। अच्छा, फिर इससे अगले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो कितने कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, इसमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 2 और यहाँ पे 3 4, तो पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे हो जाएगा, फिर इससे हो जाएगा, और जो जनरेट होके निकलेगा उसमें रो में इसके एक्स वाई और पी क्यू के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आएगा, फिर एक्स वाई और 1 2 के करस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट आएगा, और एक्स वाई 1 3 4 के करस्पॉन्डिंग तीसरा एलिमेंट आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे 4 कॉलम्स होते जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, वहाँ पे अगर 4 होते तो चौथा भी आ जाता। ठीक है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग 4 और आ जाएंगे, 1 2 3 4, और इसके करस्पॉन्डिंग फिर से 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, फिर इसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4, फिर इसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, एक मिनट, यहाँ मैंने गड़बड़ लिख दिया है। दिस इज़ नॉट 2/3, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो इसका ऑर्डर 3/2 है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना होना पड़ेगा? क्लियरली इसमें नंबर ऑफ रोज तो 2 ही होने, जितने कॉलम्स इसमें है उतने ही रोज इसमें होने पड़ेंगे, तो इसका ऑर्डर है 2/4, जैसे इस पर्टिकुलर केस में। तो हमें ये बात याद रखनी है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसके पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल्स टू दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज। ये दोनों बराबर नहीं है अगर, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, और जो फाइनल मल्टीप्लाई होके ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, वो होगा पहले वाले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये बात अपन को याद रखनी है। सो इसमें लिखते हैं कि इफ मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर m क्रॉस n एंड b हैज ऑर्डर, क्या होना पड़ेगा? इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उसका ये नंबर ऑफ रोज होना पड़ेगा। सो अभी फिलहाल के लिए उसके ऑर्डर को लिख देते हैं p क्रॉस q। देन फर्स्ट पॉइंट फॉर ए बी
to be defined n should be equals to p, and if defined the order of AB will be m cross q, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, जनरली ए बी जैसे डिफाइंड है तो इसका ये मतलब नहीं है, जैसे ए बी डिफाइंड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बी ए भी डिफाइंड होगा, ठीक है। बी ए मे नॉट बी डिफाइंड। तो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था 3/2 के ऑर्डर का, 1 2 3 1 2 3, और उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे हम 2/4 के मैट्रिक्स से। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो लेट्स से ये ए था और ये बी था, तो आंसर निकल के आया था यहाँ पे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, लेकिन मान लो अगर अपन बी ए कर दें सेम सिचुएशन में, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, सर तो बी में एक रो कम आएगी ना? बी में एक रो कम आएगी। अच्छा, इसमें एक मिनट, गलत लिख दिया मैंने, ये ए जो है ये 3/2 होगा, ये ऐसा। ठीक है, तो हमने शुरुआत में ए बी देखा था कि ए बी कैसे कैलकुलेट कर देंगे। तो ए बी कन्फर्मेबल क्यों था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज, मतलब कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहे थे इसके नंबर ऑफ रोज से, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। लेकिन उल्टा कर दिया मान लो, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, सो ये नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, है ना। अच्छा, ऑर्डर वाइज लिख के भी देख सकते हैं अपन, इसका ऑर्डर क्या है 2x4, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3x2, तो ये 4 और 3 बराबर नहीं है, तो ये डिफाइंड नहीं है। तो ए बी और बी ए तभी डिफाइन हो सकते हैं, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि जब ये नंबर भी बराबर हो जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3/2 की बजाय जैसे हमने केवल एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं, एक ऑर्डर है 3/2 और एक ऑर्डर है 2/4, तो ये कन्फर्मेबल टू मल्टीप्लिकेशन है ना, ये ए ये बी। सो अगर ये वाले नंबर्स भी बराबर होते तभी ये बात बनती कि बी ए भी कन्फर्मेबल हो जाए। तो यहाँ पे तो बी ए नॉट डिफाइंड है, लेकिन अगर ऐसा होता, मान लो सपोज ए बी इज 6x2 और यहाँ पे 2x6, तब बी ए भी डिफाइंड होता, क्योंकि जब हम बी ए लिखते तो बी ए लिखने जाते तो क्या लिखते, बी की जगह लिखते 2x6 और ए की जगह लिखते 6x2, तो ये बराबर हो जाते, तो यहाँ पे बी ए भी डिफाइंड हो जाता, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं हम, फॉर बी ए टू बी डिफाइंड, फॉर बी ए टू बी डिफाइंड m is equals to q, and if defined the order of BA will be p क्रॉस n, है ना। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जब हमने a का ऑर्डर लिखा है m क्रॉस n और b का ऑर्डर लिखा है p क्रॉस q। सो बी ए जब डिफाइंड होगा जब m और q बराबर हो जाए, और उस केस में n क्रॉस p ऑर्डर हो जाएगा बी ए का, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अगर दोनों साइमल्टेनियसली डिफाइन होने हैं, ए बी और बी ए, तो भी लिख सकते हैं अपन ये बात कि इफ ए बी एंड बी ए both are defined both are defined and if order of A is m cross n, तो इसका मतलब ऑर्डर बी का क्या होगा, n क्रॉस m, देन ऑर्डर ऑफ बी इज n क्रॉस m। मतलब नंबर ऑफ रोज जो ए में है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बी में होने चाहिए, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स ए में है वो नंबर ऑफ रोज बी में होने चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अच्छा, मतलब सेम मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कब हो सकता है? तो सेम मैट्रिक्स का सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं, मान लो सपोज मैंने कहा मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 3/2 के ऑर्डर की, क्या मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ? तो नहीं कर सकता, क्योंकि 2 और 3 मैच नहीं हो रहे यहाँ पे, है ना। सो दिस इज नॉट डिफाइंड। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है जब स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन हो जाए, वो तब पॉसिबिलिटी है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो जाए उसमें, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। इसमें लिखो फॉर ए स्क्वायर टू बी डिफाइंड it has to be square matrix, ठीक है। इनफैक्ट पावर क्यूब भी तभी डिफाइन होगा, या पावर 4 भी तभी डिफाइन होगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सो इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर of a square matrix is defined, है ना। और वही मतलब है जो नॉर्मल पावर का होता है, जैसे ए क्यूब लिखा है, किसी मैट्रिक्स का क्यूब इज नथिंग बट ए, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो उसे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट तो हो गया, फिफ्थ पॉइंट में पहुंच जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना कैसा है, पहले मैट्रिक्स की रो उठानी है और अगले का कॉलम उठाना, एक ही तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का। सो इफ ए बी इज डिफाइंड then for its elements Cij find sum of product of corresponding elements of ith row of A with jth column of B तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 0 5 7, और दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 -1 1 0 -5 तो 1 5 1। ये रैंडम मैट्रिसेस हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्या ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो ये 2/3 की है। ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये 3 और ये 3 बराबर आ गया, यस, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2/3, तो ये बनेगी 2/3 की मैट्रिक्स। अब प्रोसेस क्या है, इसकी तो रो उठानी है और इसके करस्पॉन्डिंग
कॉलम्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हुए लिख देना है। तो पहला एलिमेंट जो बनेगा यहाँ पे ऐसे अपन जगह रिक्त स्थान बना लेते हैं। यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे अपन को भरना है, तो पहले क्या भरेंगे, 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस -1 इंटू 1 तो -1। फिर अगले में क्या भराएगा, यहाँ पे इसकी रो से इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कन्वर्ट करेंगे। जब तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 + 0 -5 तो यहाँ पे आएगा -3। फिर -1 इंटू -10 -1 -10 -11 और -1 तो यहाँ जाएगा -12। सब अपना अपना दिमाग लगाओ। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अगली रो पे आ गए। पहली रो ने इसकी करस्पॉन्डिंगली पहली रो जनरेट कर दी प्रोडक्ट की, दूसरी रो जनरेट करेगी, हो जाएगा 5 और 7 12। फिर हो जाएगा 0 0 35। फिर हो जाएगा -1 इंटू 0 -25 + 7 तो यहाँ हो जाएगा 18। तो समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं अपन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सर मल्टीप्लाई। -18 आएगा ना? -18 आएगा, यस। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दे रहे हैं। तो ये बात याद रखनी है। जैसे अगर इधर कोई बोलता कि जैसे ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो तुमसे बोलता है ये तो हमने ए बी निकाला है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ए बी मैट्रिक्स। लेकिन कोई बोले बी ए मैट्रिक्स निकालो, तो तुम कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि बी का ऑर्डर है 3x3 और ए का ऑर्डर है 2x3। तो ये 3 और 2 बराबर होने चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही मतलब लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। ये तभी डिफाइन हो सकता है जब कुछ कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। एक मैट्रिक्स है 1 1 2 3 2 5 1 -1 2 7 2 3 1 2 7, ये एक मैट्रिक्स है। और अगली मैट्रिक्स है 0 0 1 1 1 2 0 0 और 3 5 8 0, ये है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बताना है क्या इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, और प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा तो पूरी तो सॉल्व करेंगे नहीं अपन, कुछ नहीं एलिमेंट्स करेगा लेंगे। सर। नहीं करेगा तो सोचते हैं इसमें नंबर अच्छा ऑफ नहीं, हाँ हाँ करेगा। हाँ इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5। नंबर ऑफ रोज है 5 और कॉलम्स है 3, तो 5 × 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 3 और कॉलम्स है 4, तो करेगा। 3 और 3 बराबर आ गए। और जो फाइनली आंसर निकल के आएगा उसका ऑर्डर होगा 5 × 4। तो मतलब कि नंबर ऑफ रोज 5 बनेंगी यहाँ पे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो हमें बस बताना है कि चलो कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट बना के ये बताओ ये क्या आएगा और ये क्या आएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे चौथी रो का, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। तो चौथी रो कैसे जनरेट होने वाली है, चौथी रो इसकी चौथी रो से जनरेट होने वाली है। सर 19 आएगा एक। 19 आएगा, देख लेते हैं। तो चौथी रो इससे जनरेट आएगी और सेकंड कॉलम है तो इससे जनरेट होगा ये। इसका आंसर होगा 7 × 0 2 × 2 4 और 5 3 15, तो यहाँ जाएगा 19। फिर ये यहाँ पे चौथी रो का करस्पॉन्डिंग 7 आ जाएगा। ये वाला यहाँ पे जाएगा 7। ठीक है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट अपन ऐसे लिख सकते हैं, बाकी भी भर सकते हैं अगर पूछे हो तो। कुछ जनरल पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। फर्स्ट नोटिस कि इन जनरल
इन जनरल ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड हों तब भी ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, है ना। ये कम्यूटेटिव नहीं होते मल्टीप्लिकेशन में, है ना। लेकिन बराबर हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी होंगे ही नहीं। तो अगर बराबर हो जाए, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, then matrices then matrices are said to commute। हम उनको बोलते हैं कि अगर ए बी बी ए के बराबर है तो वो कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर ए बी नेगेटिव ऑफ माइनस बी ए के बराबर आ जाए, नेगेटिव ऑफ बी ए के बराबर आ जाए, तो फिर हम उनको एंटी कम्यूट बोलते हैं। देन matrices are said to एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट। तो ये वाला बस याद रखना है, कम्यूट वाला। कम्यूट कब बोलते हैं? जब ए बी और बी ए बराबर हो जाए। ए बी और बी ए जनरली बराबर नहीं होते, है ना। नॉर्मल रियल नंबर्स वाला चक्कर नहीं है जहाँ यहाँ पे। रियल नंबर्स में अगर अल्फ़ा बीटा है तो वही बीटा अल्फ़ा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं फॉर रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे मैट्राइसिस में ऐसा नहीं होता। ये हो गया अपना नोट नंबर 1। फिर आ जाते हैं हम नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 इज़ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन में। सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब कि जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, तो हम इसको तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अच्छा, ऑफ कोर्स कंडीशन अप्लाइड कि ए बी डिफाइंड होना चाहिए और ए सी डिफाइंड होना चाहिए। तो इफ़ matrices are conformable for product, तो ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान में ये रहना चाहिए कि प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए जस्ट, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं लिख सकते जैसे ए बी प्लस सी को अगर कोई ऐसे लिख दे ए इंटू बी और प्लस सी इंटू ए लिख दे, तब गलत हो जाएगा। ये तो सही लिखा है क्योंकि सेम ऑर्डर में पहले ए आएगा फिर बी आएगा, लेकिन अगले वाले में तो सी ए लिख दिया। कायदे से ए पहले आना चाहिए था और सी बाद में आना चाहिए था। ये तो तभी लिख सकते हैं जब ए सी कॉम्यूटेबल हो, तो ये नहीं लिख सकते हम ना, दिस इज रॉन्ग। इसकी वजह से रॉन्ग है, ये तो राइट है, इसकी वजह से रॉन्ग है। तो ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है ना, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि इफ़ नहीं, मतलब सपोज हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन में कैसा होगा। जैसे ए मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू सी, ए बी सी 3 का प्रोडक्ट करना है, पहले बी सी कैलकुलेट कर लिया फिर ए मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज इक्वलेंट टू कि पहले हमने ए बी किया है और फिर सी किया है, दिस इज सेम। एंड ऑफ कोर्स डिफाइंड होनी चाहिए सारी चीज़ें। सो इफ़ मैट्राइसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद एक बात देखी थी अपन ने बचपन, मतलब अभी कल की क्लास में, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का ज़ीरो आ रहा है उसको अपन सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने नॉर्मल अलजेब्रा में 3 × 1/3 कर देते थे तो क्या आंसर आ जाता था? 1 आ जाता था। यानी कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 होता था। तो ऐसे ही अगर अपन को किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डिफाइन करना है
लेट्स से मैट्रिक्स ए है तो उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वन ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। नंबर्स थोड़ी चल रहे हैं, मैट्रिक्स चल रही है। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना होता था कि अपन 0 × 1/0 नहीं करते थे, है ना, क्योंकि फिर 0 हो गया अगर तो उससे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली 3 जैसे x × x कर रहे हैं अपन, अगर मैं कायदे से लिखूँ इसको वेरिएबल के फॉर्म में, तो x × 1/x इज इक्वल्स टू 1 एंड द कंडीशन अप्लाइड इज कि x इज़ नॉट 0। तो यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाइड होगी कि a का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ नॉट 0, यानी कि a सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। तो शब्दों में लिखेंगे इन्वर्स ऐसे तभी कर सकते हैं अपन जब a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, a इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट था जो इन्वर्स में अपन बहुत डिटेल में देखेंगे। ये तो जस्ट ऐसे ही ब्रेन टीज करने के लिए कि जब हम पढ़ें तब समझ में आ जाए। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि जैसे हमने दो मैट्रिसेस ली और उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, नल मैट्रिक्स आ गया अगर, तो क्या हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए भी ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब नल मैट्रिक्स, और बी भी ज़ीरो है? तो ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालते, है ना, दिस इज़ नॉट ट्रू। नॉर्मली जैसे एलजेब सिंपल रियल नंबर्स में हम ऐसा करते थे, और रियल नंबर्स अगर एक्स वाई इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता था तो अपन बोल देते थे एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि दोनों ही नॉन ज़ीरो हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तो क्या मतलब है इस बात का कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडिविजुअली वो ज़ीरो होंगी, है ना, हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। सो ए एंड बी मे नॉट बी नल, ए एंड बी और मतलब दोनों में से कोई भी नल नहीं हो सकती है, या दोनों ही नल नहीं हो सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखूंगा तो सब समझ में आ जाएगा कि जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, ए मैट्रिक्स को डिफाइन किया 1 0 0 0 और बी मैट्रिक्स को डिफाइन किया 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ए बी कैलकुलेट करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ज़ीरो, फिर इसका इसके साथ तो ज़ीरो, तो पहला एलिमेंट ज़ीरो, फिर दूसरा एलिमेंट भी ज़ीरो, तीसरे जो अगला रो है वो तो दोनों ही ज़ीरो आएंगे क्योंकि इसकी पूरी की पूरी रो ही ज़ीरो है। सो प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, लेकिन देखो इंडिविजुअली तो ये ज़ीरो नहीं थे, तो बस ये बात याद रखनी है। फिर आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 5 पे, कि जैसे हमारे पास दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ए बी, तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे कि ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होंगे तभी अपन डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। कर तो देंगे मतलब, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। स्क्वायर होना क्यों ज़रूरी है? स्क्वायर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होगा अगर स्क्वायर नहीं होगा, तो इंडिविजुअल का।
और सेम ऑर्डर क्यों होना ज़रूरी है? अगर सेम ऑर्डर नहीं हुआ तो फिर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा मैट्रिक्स का। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर के, तभी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, 6th पॉइंट, कि मल्टीप्लिकेशन विथ अ नल मैट्रिक्स। जैसे हमने कोई एक मैट्रिक्स ली, उसको नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो वो 100% नल मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये जो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो इसके साथ ऐसा कन्फर्मेबल होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट डिफाइन हो जाए। सो इफ कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट विथ ए के साथ प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल होना चाहिए ओ को, तभी ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, दूसरा, अगर ए और ओ दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों ही सॉरी, केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ओ ए भी डिफाइंड हो जाएगा उस केस में। सो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ओ इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ, है ना। देखो, ये अब कन्फ्यूजन तुम्हें दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ओ ही लिखा होगा ये। दिस इज नल मैट्रिक्स एंड नॉट ज़ीरो, क्योंकि ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का अगर कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है, अगर राइट हैंड साइड भी मैट्रिक्स ही आएगी, तो ज़ीरो नहीं है ऑफ कोर्स। लेकिन हम ऐसे कॉमन भाषा में बोल दिया अगर a इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो इंटू ए, तो उसका मतलब अब यही समझना है कि ज़ीरो मतलब कि नल मैट्रिक्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ए लिखा है और यहाँ पे 5 लिख दिया जाए। मतलब पॉसिबल है, लेकिन मतलब समझो, मैट्रिक्स आनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी मैट्रिक्स आनी चाहिए। जैसे ए इंटू दो का प्रोडक्ट है ए इंटू बी, तो यहाँ पे नंबर तो नहीं आ सकता, एक मैट्रिक्स ही आएगी अगर कन्फर्मेबल टू प्रोडक्ट है तो ये ज़ीरो तो हो नहीं सकता, तो अब हर बार अपन ओ नहीं लिखेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि वो नल मैट्रिक्स होगी। ये 6 पॉइंट पे आ गया, आ जाते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट ये बोलता है कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे कंसीडर अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ठीक है, तो हमने a को मल्टीप्लाई किया उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। सो a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a का ऑर्डर क्या है? a का ऑर्डर है m क्रॉस n। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो स्क्वायर होती है, तो ये वाली चीज़ तो n होनी चाहिए, और क्योंकि स्क्वायर है n क्रॉस n होना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a ही आ जाएगा, और जिसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n, वही ऑर्डर होगा जो होना था उसका शुरुआत में। अच्छा, या पहले हमने मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना चाहते हैं, फिर रखना चाहते हैं गिवन मैट्रिक्स। तो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स m आने चाहिए, तो नंबर ऑफ रोज कितने आने चाहिए? वो भी m आने चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर फॉर्म की। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स आएगी a, और जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, यानी कि ओरिजिनली जो a का ऑर्डर है वही। ठीक है, तो बस क्या अंतर है दोनों सिचुएशन में, कि जब हम पहले a रख रहे हैं और बाद में i रख रहे हैं, सो ऑर्डर इसका अलग होगा, और जब पहले i रख रहे हैं और बाद में a रख रहे हैं तब i का ऑर्डर अलग होगा। और ये जस्टिफाइड क्यों है? क्योंकि कन्फर्मेबल बनाना इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट तभी डिफाइन हो सकता है जब उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर ऐसा सेट करें कि वो ए के साथ प्रोडक्ट डिफाइन हो उसका, तभी ये बात लिखी गई है। तो ये बात अपन को समझनी है। तो अगर बिना ऐसे लिखे कोई अगर कहे कि भाई a इंटू आई बताओ, तो हम a बता देंगे, और ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि इसका ऑर्डर ऐसा एडजस्ट होगा कि इससे कन्फर्मेबल होगा। सेल्फ एडजस्टिंग ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर डिफाइन कर देंगे अपन।
और अगर कोई बोले कि यार आई इंटू ए क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई वो ए होगा। और इसका ऐसा ऑर्डर एडजस्ट होगा कि वो सेट हो जा रहा होगा प्रोडक्ट के लिए। तो सेल्फ एडजस्टिंग ऑर्डर टाइप समझ सकते हैं। और कोई कहे नहीं ऑर्डर तो डिफाइन करके ही दे रहा हूँ मैं कि दिस इज़ 5/3 एंड दिस इज़ 9/81, तो हम कहेंगे फिर नहीं, फिर गलत है ये, फिर दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। फिर आ जाएंगे अपन 8th पे। तो जैसे रियल नंबर्स में हम ऐसा बोलते थे कि जैसे ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, रियल नंबर्स का केस समझ रहे हैं। और रियल नंबर्स तो हम ए से निपटा देते थे और बोलते थे बी इक्वल्स टू सी, और बस ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना, तो बी इक्वल्स टू सी आ जाता था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है, मैट्राइसेस में ऐसा हमेशा नहीं होगा, तो वही पॉइंट लिखने जा रहे हैं। सो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू ए सी implies B is equals to C only if A is non-singular. A is non-singular. नॉन-सिंगुलर का मतलब कि जो डिटर्मिनेंट है ए का वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ए डिटर्मिनेंट नल मैट्रिक्स चलेगा, नल मैट्रिक्स नहीं चलेगा, नॉन नल मैट्रिक्स चलेगा, लेकिन ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर गौर से देखो तो ऐसा ही है, ये एग्जैक्टली सेम ही है ये पॉइंट मैट्राइसिस की जैसे, कि यहाँ पे अपन क्या डिफाइन कर रहे थे कि भाई ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वही डिफाइन कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली सेम ही पॉइंट है ये, मतलब सेम जैसा। तो ए से ए तभी उड़ा सकते हैं अपन जब मॉड ए ज़ीरो ना हो, मॉड ए मतलब कि डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो कैसे मतलब इसका प्रूफ देखते हैं, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये प्रोसेस अब अपन करने वाले हैं बहुत सारे आगे चल के एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में। तो अपने को गिवन है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दिस इज़ गिवन, और हमें बी इज इक्वल्स टू सी प्रूफ करना है। तो हम क्या करें, ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। सो ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि अगर ए इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी लेफ्ट हैंड साइड ही मल्टीप्लाई होगा। अब एक ऑपरेशन देखा मैट्रिक्स का हमने कि चाहे इनको कैलकुलेट कर लो पहले या इन दोनों प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लो, बात तो बराबर है। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे आई आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, और यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी एडजस्ट होंगी कि ये सेम ऑर्डर की ही होंगी, है ना। और वो दिख भी रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे अगर ए बी डिफाइंड है तो कन्फर्मेबल होने चाहिए ये। अगर ये कन्फर्मेबल है तो हमने जो आई ए इनवर्स निकाला है वो भी कन्फर्मेबल होगा ए से मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये जो आई निकल के आएगा उसका ऐसा ऑर्डर बन के ही आएगा कि वो बी से मल्टीप्लाई हो जाए। इसका मतलब आई इंटू बी जानते हैं हम कि बी होता है, और आई इंटू सी सी होता है ना। यहाँ पे हमने काटा नहीं है, दिस इज़ नॉट वी आर डूइंग, है ना, काटा नहीं है हमने। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, कि आई ए इंटू आई इज इक्वल्स टू ए, काटा नहीं है। सो आई बी इज इक्वल्स टू बी एंड आई सी इज इक्वल्स टू सी, ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इस स्टेप पे पहुँचे। तो ये बात समझ में आई कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो वो ये मानते हुए किया कि इसका जो प्रोडक्ट है ए इनवर्स और ए का, वो कन्फर्मेबल टू प्रोडक्ट होगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे हो, अलजेब्रा एप्लीकेशन करते टाइम टेंशन नहीं लेना है कि पॉसिबल होगा भी कि नहीं, वो तो होगा ही ऐसा कि हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है ये वाली चीज़, ये प्रूफ इसका। हाँ सर।
ठीक है, मतलब ऐसे ही अपन को एल्जेब्रिक वो करने हैं ऑपरेशंस यहाँ पे मैट्राइसेस में। ठीक है, तो मतलब इसको अपन अब याद रख लेते हैं कि अगर ऐसा एल्जेब्रा डायरेक्टली आ गया हमारे सामने तो हम कुछ ऐसे समझ लेंगे इसको। दैट इज़ नोन एज प्री कैंसिलेशन लॉ। नाम वाम में कुछ नहीं रखा, बट लेकिन इसको बोलते हैं प्री कैंसिलेशन लॉ। प्री कैंसिलेशन मतलब जैसे कहने का मतलब कहीं ऐसा लिखा हो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो हम बी इज इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन क्या अप्लाई है, ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। सो शब्दों में लिख डालते हैं इसको कि इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए इज़ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स then AB is equals to AC implies B is equals to C। बस इतनी सी बात है। तो जैसे ये प्री कैंसिलेशन क्यों बोला गया, प्री कैंसिलेशन ऐसे नाम बस याद रखने की, ए प्री में लिखा हुआ है बी और सी के, दोनों लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं ए। तो सिमिलरली ऐसे पोस्ट कैंसिलेशन भी होता है, पोस्ट कैंसिलेशन। ठीक है, जैसे अगर ऐसे लिखा हो बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई बी इज इक्वल्स टू सी होगा। जस्ट कंडीशन अप्लाइड की डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कि ए नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, है ना। तो ये स्ट्रेस दे के क्यों बताए जा रहे हैं दोनों पॉइंट, कि अगर मान लो सपोज ऐसे लिखा हो ए बी इज इक्वल्स टू सी ए, तो अब ए तो पहले लेफ्ट हैंड साइड बी के लेफ्ट में है और सी के राइट में है, यहाँ से अपन नहीं बोल सकते कि बी बराबर सी होगा, ये गलत बात है ना। ये बात समझ में आ रही है। ये तभी बोल सकते हैं अपन, दिस इज ट्रू ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी ए, तभी होगा जब सी ए सी के बराबर हो जाए, सी ए और ए सी बराबर हो जाए, यानी कि ए एंड सी कम्यूट, तब फिर पॉसिबल है कि बी और सी बराबर हो जाए। या दूसरे नज़रिए से ए बी कम्यूट कर जाए, यानी कि बी ए इज इक्वल्स टू सी ए लिख दिया जाए, यानी कि बी एंड ए कम्यूट। ठीक है, अच्छा, और वो भी तब जब दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो, बी एंड ए कम्यूट एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। यहाँ पे भी ए एंड सी कम्यूट एंड ए सी इज इक्वल्स टू सी ए, दो कंडीशंस मैच होनी चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू सी। या तो ये कंडीशन हो जाए या तो ये कंडीशन हो जाए, ये या तो ये दो कंडीशंस हो जाए या तो ये दो कंडीशंस हो जाए, तब अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के तुम्हें बस इतना याद रखना है कि ए बी अगर सी ए के बराबर दिया हुआ है तो ये सेम जगह नहीं लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ए मल्टीप्लाइड है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ए मल्टीप्लाइड है राइट हैंड साइड। तो ये ना प्री कैंसिलेशन होगा ना पोस्ट कैंसिलेशन होगा, इसलिए हम इन जनरल बी इज इक्वल्स टू सी नहीं लिख सकते। उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाइड हो जाए जैसे ऐसी कुछ, तब फिर लिख पाएंगे, वो अपन ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पे ही देखेंगे कि पॉसिबल है क्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर चढ़ा दी अगर मैट्रिक्स की, तो जो इंट्यूटिवली लगता है वही होता है। जैसे ए क्यूब लिख दिया, तो इसका सिंपल मतलब है कि मैट्रिक्स ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें अब टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ऐसा पॉसिबल होगा, है ना। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे ऐसी मैट्रिक्स हो गई 1 3 5, तो अब 1 3 5 1 3 5 1 3 5, तो ये तो कन्फर्मेबल ही नहीं है प्रोडक्ट के लिए, है ना। सो दिस इज़ नॉट डन। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जैसे कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है x³ प्लस
3x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और कोई मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है ना. मैट्रिक्स कैन ऑल्सो सेटिस्फाई x. इसका सॉल्यूशन है कि मैट्रिक्स A is satisfying this equation, is satisfying this equation. तो हम जब A लगाएंगे इसमें, तो x की जगह A लिख देंगे यहाँ पे, तो हम ठीक है भाई A³, फिर 3a² लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है. लेकिन जब 5 लिखेंगे तो यहाँ तो मैट्रिक्स आनी चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि अब मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रही है ये इक्वेशन. तो यहाँ पे 5 नहीं लिखते हुए 5i लिखेंगे. ये बात समझ में आ रही है. और यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नल मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज O, है ना. और i का जो ऑर्डर होगा वो एग्जैक्टली वही ऑर्डर होगा जो n का ऑर्डर होगा, क्योंकि ऑर्डर तो सेम ही बनाना है हमें, है ना. तो ये बात ध्यान में रखनी है. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सब अभी नोट करेंगे अपन, अभी तो बस समझ जाओ. एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे हमने a² लिखा, तो लेट्स से इसका ऑर्डर 2x2 है, तो 2x2 का ऑर्डर है, तो a² आएगा a इंटू ए, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये 2x2, ये भी 2x2, तो ये कन्फर्मेबल टू प्रोडक्ट है. और जो फाइनल आंसर है उसका ऑर्डर भी 2x2 आएगा. सिमिलरली ऐसे a की पावर 35 लिखा और a का ऑर्डर n/n है, तो हर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे और n/n ही आता जाएगा, तो जो आंसर आएगा फाइनली उसका ऑर्डर भी n/n होगा. सो अगर याद रखने के लिए कहा जाए कि a का ऑर्डर, b का a² का ऑर्डर, a³ का ऑर्डर या a की पावर n सभी का ऑर्डर सेम ही होगा जो a का ऑर्डर है, दैट इज n×n. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अपन नोट करते हैं. तो लिखो हेडिंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. तो इसमें पहला पॉइंट, इसमें आ गया है पहला पॉइंट कि इफ A is a square matrix of order n, then A to the power m will also be a square matrix of order n ही रहेगा, है ना, order n, and is defined as a की पावर m is equals to a into a till m times. m टाइम्स क्यों, क्योंकि पावर m चढ़ी हुई है. ठीक है. सेकंड, कि a matrix is set to satisfy the polynomial equation an x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus a n minus 2 x to the power n minus 2. ये जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं. x में a1x plus a0 is equals to 0. Then
देन हम x की जगह यहाँ पे a लिखने वाले हैं, है ना। a माने कि मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a n, ये तो कोफिशिएंट है, में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई बस x की जगह, तो a की पावर n प्लस a n माइनस वन, a की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू, a की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये क्या है, ये हो जाएगा a1 इंटू ए। बस आखिरी में ये नंबर है, तो यहाँ नंबर नहीं हो सकता, तो नंबर और a भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। a मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर तो x नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो 1 ही है, तो 1 की जगह अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर का n है, ठीक है। तो इट्स ऑर्डर मस्ट बी n। अच्छा, ये n और ये n बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो i, और ऐसे अलग से एरो बना के लिख देते हैं, ऑफ सेम ऑर्डर एज a, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ ज़ीरो था तो यहाँ ज़ीरो नहीं, कुछ मैट्रिक्स आना चाहिए, वो है नल मैट्रिक्स, सो दिस इज O, दैट इज नल मैट्रिक्स। ठीक, तो हमारा काम केवल और केवल क्यूबिक तक पहुँचेगा, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचेगा मैट्रिक्स में, तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है जस्ट। फिर बढ़ जाते हैं आगे, और एक ऐसी नोट लिख लेते हैं कि जैसे नोट नंबर ए, हमने किसी मैट्रिक्स की पावर 0 चढ़ा दी तो क्या होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी सेम ऑर्डर की जिस ऑर्डर का ये है ना, ये n क्रॉस n का है अगर, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी nth ऑर्डर की, इफ़ a इज़ नॉट ज़ीरो। और अगर a ज़ीरो हो जाए, तो a ज़ीरो हो जाए यानी कि नल मैट्रिक्स हो जाए, उसकी पावर 0 चढ़ा दी अगर, तो 0 की पावर 0 इज़ नॉट डिफाइंड, सो ये अनडिफाइंड होता है। सो इस जो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, इसमें ये जिसकी पावर चढ़ी गई है वो O है नल मैट्रिक्स, और जो पावर चढ़ी गई है वो 0 है, ये बात ध्यान रखना है, ये 0 है यहाँ पे। पावर में मैट्रिक्स थोड़ी चढ़ाएंगे, पावर में तो नंबर चढ़ाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि चाहे मान लो सपोज A का ऑर्डर n है, तो इसकी कुछ भी पावर हो, a स्क्वायर हो, a क्यूब हो, चाहे कुछ भी हो, a की पावर 35 हो, बस पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। फ्रैक्शन व्रैक्शन के लिए तो ये डिफाइन कर ही नहीं रहा, पर तो इन सब के ऑर्डर भी n होंगे। ये बात हो गई यहाँ तक। अब शुरू करते हैं हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं तुम्हारा फोकस चाहूँगा इसमें, एक बार तुमने फोकस करके सॉल्व कर लिया इसको तो तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। तो बस तुम्हें ये जजमेंट करना है कि मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, और गलत लिखूँ तो तुम्हें रोकना है, मतलब तुम दिमाग में प्रोसेस करो, लिखने विखने पे ज़्यादा जोर मत लगाओ, बस देखने पे ज़्यादा जोर लगाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, बस तुम मस्तिष्क को लगाओ यहाँ पे, एब्सेंट माइंडेड मत रहो। तो एक बार क्या होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुम कभी गलत नहीं करोगे। तो एक मैट्रिक्स दी हुई है 0 1 2 2 3 4 और 5 6 7, मैं एक आध चीज़ गलत लिखूँगा 100%, तो तुम्हें उसको सही करना है ना। तो यहाँ पे है 5 -2 5, और यहाँ पे 3 0 -1, और यहाँ पे 0 2 1, एंड वी हैव टू फाइंड 2a - 3b। डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं अपन, तो इसलिए सब माइंड में ही कैलकुलेशंस होनी है। मैं भी माइंड में कैलकुलेशन करूँगा, तुम भी माइंड में कैलकुलेशन करो। तो सबसे पहले तो कि 2a - 3b तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होगा, जो कि है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये 0 - 15, तो पहला आएगा -15। 2a - 3b कर रहे हैं, मतलब मैं इस मस्तिष्क में क्या कर रहा हूँ, इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसके सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और डिफरेंस निकाल के लिख रहा हूँ जस्ट।
यहाँ पे आएगा 1 + 6 7, फिर यहाँ पे आएगा सर 8 आएगा ना? 8 आएगा, यस। हाँ सर, 2 + 6। फिर यहाँ पे आएगा 4 - 15 - 11, फिर आएगा नेक्स्ट 2 × 2 = 4 एंड 4 - 0, तो 4 आ जाएगा। एक मिनट, 0 नहीं, सॉरी, सर 4 - 9 आएगा ना? 4 - 9 आएगा तो -5 आएगा। फिर आएगा 6 - 0, तो 6 आ जाएगा। फिर आएगा 4 × 8, 8 + 3, तो 11 आ जाएगा। फिर 5 × 10, 10 - 0, 10 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 6 × 12 -6, तो 6 आ जाएगा। फिर 7 × 14, 14 - 3, 11, ये आ रहा है भाई आंसर। हाँ सर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज A + B मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 2 2 2 2 एंड 1 1 2, और A - B दी हुई है 1 4 4 4 2 0 -1 -1 2। ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, एक A + B है और एक A - B है। देन फाइंड A एंड B मैट्रिक्स। A और B मैट्रिक्स को फाइंड करना है उनको। तो अब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए ना, मस्तिष्क से करेंगे अपन, अभी जस्ट प्रोसेस समझ रहे हैं। सो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 2A आ जाएगा, क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा, और ऐड करके क्या आएगा, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो A आ जाएगा। तो अब डायरेक्टली A लिखते हैं अपन। क्या प्रोसेस है A लिखने की, कि इसको और इसको मस्तिष्क में ऐड करना है, और जो भी आएगा नंबर उसको 2 से डिवाइड करना है। मतलब जैसे पहला 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज़ 1। देन 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज़ 2। आसान है ये। 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 + 2 3। देन 2 + 4, तो 1 + 2 दैट इज़ 3। फिर 1 और 2 एंड 2 1, देन 0, देन 0, देन 2। ए ये आ गया, ठीक है। अब बी के लिए क्या करना है? बी के लिए इस इक्वेशन को अगर इससे सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, पहली इक्वेशन माइनस दूसरी इक्वेशन, तो 2b बन के आएगा, और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो b बन जाएगा। यानी कि दिस माइनस दिस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो b आ जाएगा। तो आंसर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। सो 1 - 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0, देन 0 - 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ -2, 2 - 4 that is -2 divided by 2 that is -1, 2 - 4 is -2 by 1, यानी -1 0 1 0 0 0। क्या यही आंसर आया सबका? सर 110 आएगा ना? कौन से वाले पे? लास्ट वाले रो में। लास्ट में 1 -1 दैट इज +2/2, तो 1 आएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये कुछ बोर्ड लेवल के सर क्वेश्चन। हाँ, 110 एक और 1 आएगा। एक और 1 आएगा। हाँ, 1 -1 तो एक और 1 आएगा। अब सही है। फिर पहुंच जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये ऑपरेशंस में जस्ट अपनी स्पीड तेज होनी चाहिए। जो फाइनल क्वेश्चन आएगा वो इनका यूज़ होगा, ऐसे टूल्स का। ऐसे प्लस माइनस करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इनका यूज़ होगा, तो ये करना ज़रूरी है। तो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स दी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 5,
और तीसरी मैट्रिक्स सी दी हुई है जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इक्वेशन दी हुई है कि इट सेटिस्फाइज 4a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में? इस इक्वेशन के थ्रू ही हमें सी का पता चलेगा। तो सी इज़ नथिंग बट, ये उस तरफ जाएगा तो 3b माइनस 4a। अब ये पहले क्वेश्चन जैसे ही बन गया कि हमको पहले दूसरे मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर माइनस कर देना है 4a से। तो डायरेक्टली आंसर लिखने वाले हैं अपन कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 टू 6 माइनस 4, तो ये आ गया 2। फिर 3 3 जा 9 माइनस 8, तो ये आ गया 1। फिर 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, तो आ गया 0। फिर 5 3 जा 15 एंड नहीं, हाँ 5 3 जा 15, 15 माइनस 16, तो ये आ गया -1। ये आंसर आ गया। सही है क्या? हाँ सर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है 4 1 3 और उसका मल्टीप्लिकेशन किया है हमने एक रैंडम मैट्रिक्स जिसके बारे में पता नहीं है। उस मैट्रिक्स को बोल रहे हैं मैट्रिक्स ए, और जिनका प्रोडक्ट मिल के आ रहा है -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3, देन फाइंड ए। तो सबसे पहले तो अगर ए फाइंड करना है तो उसका ऑर्डर हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कितना ऑर्डर होगा उसका। तो इसका ऑर्डर कितना है इसका? इसमें तो 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 3 इंटू 1। और जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर है 3/3, यानी कि ए का ऑर्डर ये वाली चीज़ होनी 1 चाहिए क्रॉस 3। और ये वाली चीज़ होनी चाहिए, तो 1 क्रॉस 3। तो कुल मिला के ये एक ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, एक रो मैट्रिक्स है ये। तो ए इज़ द रो मैट्रिक्स। अब जब इसके एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे? 1 2 3, और इसके एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंगली जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जनरेट होगा। तो देखना 4 को जब मल्टीप्लाई किया ए के एलिमेंट्स के साथ तो क्या क्या निकल के आना चाहिए? पहला एलिमेंट -4 आना चाहिए। तो अगर -4 लेके आना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? -1। फिर दूसरा एलिमेंट 4 इंटू ये वाला एलिमेंट 8 आना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2। फिर 4 इंटू ये वाला एलिमेंट 4 आना चाहिए, यानी यहाँ लिखना पड़ेगा 1। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है यहाँ से? -1 2 और 1 पहले। लेकिन अब अपन को सेकेंड रो भी चेक करनी पड़ेगी। अगर इसके लिए ये मिसमैच हो गया तब अपन कहेंगे कि आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो अब 1 का मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो -1 आया, सही है। फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन किया 2 के साथ तो 2 आया, ये भी सही है। फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 आ गया। तो सेकेंड रो भी इसके सिंक्रोनाइजेशन में सही बैठ गई। फिर थर्ड रो पे आ जाते हैं। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन किया -1 के साथ तो -3 आया। फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 2 के साथ तो 6 आया, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 3 आया। तो एकदम सही आंसर है। वैसे आंसर हमने कैसे निकाल दिया? केवल एक को ही चेक करके निकाल दिया, लेकिन उसको फिर देखेंगे भी आगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 की जगह 8 होता है इस सवाल में, तो आंसर इसका होता है डज नॉट एग्जिस्ट। ए की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये सही है। ये फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए बी माइनस बी ए, और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है सी डी माइनस डी सी। So find whether A and B commute or not। ए और बी कम्यूट करते हैं या नहीं, ये बताना है हमें। सो ए और बी कम्यूट करने की कंडीशन क्या है? ए और बी कम्यूट करने की ये कंडीशन है
कि ए बी और बी ए बराबर आ जाए. सो इफ ए एंड बी कम्यूट, ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी ए. सो हमारा पहला टारगेट है ए बी कैलकुलेट करते हैं और फिर बी ए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं बराबर आ रहे हैं क्या. तो फर्स्ट ए बी क्या है, ए बी माइनस बी ए, और बी क्या है, सी डी माइनस डी सी. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो ये रो डिवाइडेड बाय ये कॉलम, डिवाइडेड बाय नहीं, मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ से आएगा ए सी माइनस बी डी, फिर सेकंड ये वाला और ये वाला, फिर ए डी प्लस बी सी, फिर नेक्स्ट माइनस बी सी माइनस ए डी, देन माइनस बी डी प्लस ए सी. ये आ गया अपना ए बी. नाउ बी ए कैलकुलेट करते हैं. बी ए क्या होगा, सी डी माइनस डी सी मल्टीप्लाइड बाय ए बी माइनस बी ए. इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम. तो यहाँ पे आएगा पहला ए सी माइनस बी डी, फिर दूसरा बी सी प्लस ए डी, फिर तीसरा माइनस ए डी माइनस बी सी, फिर माइनस डी बी प्लस ए सी. तो अब मैच करते हैं क्या सही है. सो ए सी माइनस बी डी, तो ए सी माइनस बी डी सही है भाई. फिर ए डी प्लस बी सी, और यहाँ से भी ए डी प्लस बी सी, ये भी सही है. फिर माइनस बी सी माइनस ए डी, ये भी मैच कर रहा है. और माइनस बी डी प्लस ए सी, ये भी मैच कर रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए. तो यस, ए एंड बी कम्यूट. तो ए बी और बी सी बराबर आ गए, इस वजह से ए और बी कम्यूट हो गया. ठीक है, एक नोट को लिखते हैं, एक नोट पे आ जाते हैं. और ये नोट कहलाता है कि जब हम दो स्केलर मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे स्केलर मैट्रिक्स यानी कि केवल उसके, सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स है ना. स्केलर में तो ये बराबर होने चाहिए, डायगोनल में अलग अलग भी हो सकते हैं. तो अभी डायगोनल मैट्रिक्स लिया गया. सो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स से, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 0 0 0 0 0 0. तो जो आंसर आता है वो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, अल्फ़ा 1 बीटा 1, यहाँ पे अल्फ़ा 2 बीटा 2, और यहाँ पे अल्फ़ा 3 बीटा 3, और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे. तो ये बात अपन को याद रखनी है कि अगर दो डायगोनल मैट्रिक्सेस आ गई हमारे सामने और उनका मल्टीप्लिकेशन है, तो उनके करस्पॉन्डिंग डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके जनरेट कर देंगे नया वाला मैट्रिक्स. प्रोडक्ट विल बी द diagonal matrix which contains diagonal elements of the product of, then those will be the product of the corresponding diagonal elements. ठीक है. तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कोई कहे कि हमने एक मैट्रिक्स लिखी है, डायगोनल मैट्रिक्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 0 0 0 0 0 0, और उसका क्यूब कर दिया, मतलब कि 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया. तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा अल्फ़ा 1 क्यूब, अल्फ़ा 2 क्यूब, अल्फ़ा 3 क्यूब, और बाकी सब एलिमेंट्स ज़ीरो. आ रहा है ये बात समझ में. हाँ सर. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6th. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ A is equals to omega
0 0 ओमेगा, ठीक है। देन फाइंड a to the power 70 given omega is the cube root of unity, तो हम कहेंगे ठीक है। क्या सिचुएशन है यहाँ पे a की पावर 70 निकालना है, तो केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें। सो क्लियरली a की पावर 70 विल बिकम ओमेगा की पावर 70 0 0 ओमेगा की पावर 70। अब ओमेगा क्यूब क्या होता है? ओमेगा क्यूब 1 होता है, यानी कि ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 27, ऐसी ओमेगा की पावर 69 भी 1 होगा। सो ओमेगा की पावर 70 को अपन ओमेगा ही लिख सकते हैं। सो ओमेगा 0 0 ओमेगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। which says a is equals to alpha 0 1 1 and b is equals to 1 0 5 1 and a square is equals to b, then find alpha। a स्क्वायर b के बराबर दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि भाई अल्फ़ा क्या होगा। तो सबसे पहले अपन a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। b तो दिया ही हुआ है, a स्क्वायर के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स b के बराबर होने चाहिए। सबसे पहला काम है a स्क्वायर कैलकुलेट करना। अच्छा, ये डायगोनल नहीं है ना, तो फिर वैसा नहीं लिख सकते कि a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर और 1 स्क्वायर कर दिया। डायगोनल नहीं है, इसका मतलब कि फिर नॉर्मल तरीके से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अल्फ़ा 0 1 1, तो ये सॉल्व करके आएगा अल्फ़ा प्लस 1, नहीं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, फिर आएगा 0 प्लस 1 तो 1, 0 प्लस 0 तो 0, फिर आएगा अल्फ़ा प्लस 1 और नीचे आएगा यहाँ पे 1। तो ये बन गया अपना ए स्क्वायर। अब इसको अपन को इक्वेट करना है इस वाली मैट्रिक्स से। सो 1 किसके बराबर हो, स्क्वायर आएगा कहाँ पे आएगा स्क्वायर? और फर्स्ट उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा, सिर्फ अल्फा स्क्वायर आएगा। सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे अपन करेंगे कि इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हमने इक्वेशन लगाई, अल्फ़ा स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1। तो और दूसरी इक्वेशन अल्फ़ा प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 5। तो अल्फ़ा प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, और यहाँ से सॉल्यूशन आया अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4। सो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा ये साइमल्टेनियसली, है ना। सो नो, ऐसा नहीं कहेंगे कि अल्फ़ा की ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए एक साथ। इसका मतलब देयर इज़ नो सॉल्यूशन ऑफ अल्फ़ा एग्जिस्टिंग। दीज टू जो आउटकम्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। दीज आर नॉट कंसिस्टेंट विथ ईच अदर, consistent with each other, so therefore no solution for alpha, no solution for alpha exist। बात समझ में आ रही है? ऐसा सिचुएशन बन गया तो आंसर होगा इसका नो सॉल्यूशन ऑफ अल्फा। ठीक है सर। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन होमवर्क पे।
सो मैट्राइसेस का चैप्टर नंबर 9 है सिंगेज में, उसमें इलस्ट्रेशन 9.1 से लेके 11 में एक चीज़ आएगी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो अपन उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही ईजी है वो। जैसे एक मैट्रिक्स लिखी हुई है अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 7 8 PQR, तो अगर इसका अपन को ट्रांसपोज निकालना है तो मतलब इसके रोज़ और कॉलम इंटरचेंज कर दो, दैट्स इट। अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, ये जो रो था वो कॉलम में आ गया, फिर ये वाली रो कॉलम में आ जाएगी, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 8 और यहाँ पे PQR, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर वैसे तो ये मैंने स्क्वायर का कर डाला, ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर ही हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 3/2, तो अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे अपन तो उसका ऑर्डर आएगा 2/3, क्योंकि रोज़ और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/2 3 4 5 6। तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। तो 9.1 से लेके 9.26 तक देखने में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन इजी है, तो स्पीड में करना है इन क्वेश्चंस को। तो इनको लगेगा तुम्हें करने में 1 आवर, एंड दीज आर 26 क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2, 9.1 में मात्र 5 क्वेश्चंस हैं और 9.2 में 12 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल ये हो गए 17 क्वेश्चंस। इनको करने में तुम्हें 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। होमवर्क कर लेना इसको, क्योंकि अभी नया चैप्टर शुरू हुआ है, भले ही ईजी है, बहुत ही मतलब एकदम फ्लो में बनेंगे सारे सवाल, लेकिन ज़रूरी है फ्लो बनाने के लिए, ठीक है। तो तेज़ी से कर लेना बस इनको, बाय बाय। ठीक है सर।